रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 50। रात के 12 बजे अथर्व का रूम। शगुन इस वक्त गहरी नींद में सोई थी, वहीं अथर्व भी उसे देख रहा था। उसके जहन में न जाने कितने सारे ख्याल आ रहा था। उसे यह बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि शगुन बार बार उससे दूर जाने के लिए बोलती है। अब तो उनके बीच में सब कुछ हो गया, फिर भी न जाने क्यों अथर्व को एक डर सताए जा रहा था कि कहीं शगुन सचमुच उससे दूर चली गई तो। यह बात उसके जहन से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। अथर्व शगुन का दिल जीतने के लिए न जाने क्या क्या किए जा रहा था कि शगुन उससे प्यार करे, उसके साथ इंटीमेट हो जाए। जो भी अथर्व डर रहा था, क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले शगुन ने अपने फैमिली से मिलने के लिए जो कही। ऐसा नहीं था कि अथर्व उसकी फैमिली से मिलने नहीं देना चाहता। शगुन उस पर टूटकर प्यार करे कि कहीं जाए तो सिर्फ और सिर्फ अथर्व के लिए बेचैन रहे, जैसे कि वह अपने पेरेंट्स के लिए रहती है। अथर्व उसके चेहरे को देख रहा था और उसके फोरहेड पर किस किया और बेड से उठकर खड़ा हो गया और कमरे में से बाहर निकला और दरवाज़ा बंद करके वह स्टडी रूम में आ गया। स्टडी रूम में आते ही सबसे पहले उसने एंटोनियो को अंदर बुलाया। 5 मिनट के बाद एंटोनियो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अथर्व चेयर पर बैठा था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वहीं एंटोनियो अथर्व के बोलने का इंतजार कर रहा था। अथर्व अपने होठों को गोल गोल घुमा रहा था, फिर कुछ सोचते हुए बोला, एंटोनियो, कल से तुम्हारा काम मैं चेंज कर रहा हूँ। अथर्व के मुंह से ये सुन एंटोनियो ने अजीब सा चेहरा बना लिया। उसे समझ में नहीं आया कि उसका बॉस क्या कहना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं जॉब से फायर कर रहे हैं। एंटोनियो परेशान होते हुए बोला, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या कहना चाहते हैं। तुम कल से मेरी वाइफ के बॉडीगार्ड बन के रहोगे। अब मैं उसे पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। वो जहाँ भी जाना चाहेगी तुम और सर्वेंट लुसिया उसके साथ रहोगे। उसे क्या शॉपिंग करना, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या खरीदना है, वह अपने पसंद से कर सकती है और तुम दोनों उसके साथ खड़े रहोगे। एंटोनियो को अथर्व की बातें साफ साफ समझ गया कि वह क्या कहना चाह रहा है और उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अथर्व आगे बोला, इस बात का ध्यान रखना कि हमारे दुश्मनों को बिल्कुल भी भनक नहीं लगना चाहिए कि शगुन मेरी वाइफ है, और अगर उस पर थोड़ी भी आँच आया मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब भी वह बाहर जाए एकदम चील कौवे की तरह सतर्क होकर रहना, क्योंकि मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता, और बात जब शगुन की हो तो बिल्कुल भी नहीं। एंटोनियो हाँ भरते हुए बोला, बॉस, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। थोड़ी देर के बाद अथर्व ने तेजा को भी अंदर बुलवाया। करीब 1 घंटे तक तीनों बातें करते रहे। उन तीनों की बहुत कुछ सीक्रेट बातें चली, ताकि यह बातें उन तीनों के बीच में ही रहे और किसी को ना पता चले। उसके बाद वे दोनों कमरे से बाहर चले गए और अथर्व अभी भी वहीं बैठा था। वह अपने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में जोड़ अपने होठों पर रब कर रहा था और उसका ध्यान कहीं और था। वह मन ही मन सोच रहा था, अब मैं तुम्हें छोटी सी आज़ादी दे रहा हूँ ताकि तुम मुझे समझो और अपने दिल दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम का ही पिटारा हो। अथर्व बहुत देर तक अकेले बैठा रहा और फिर चेयर से उठा और स्टडी रूम से बाहर आया और सीधे अपने कमरे में आ गया। शगुन अभी भी गहरी नींद में सोई थी। अथर्व उसके बाजू में लेटा और उसके कमर में हाथ डाल उसे अपने आप से चिपका लिया और फिर उससे यूं ही देखते देखते न जाने कब उसे नींद आ गया। दूसरी तरफ इंडिया, मुंबई या हुजाबिला। माहिर जब दिशा से मिलने अपार्टमेंट गया था और वहां से जब वह निकला तो सीधे ऑफिस चला गया। ऑफिस में बहुत काम होने के बावजूद भी वो पूरा दिन डिस्टर्ब रहा। उसे न जाने क्यों दिशा की बातें उसके दिल पर घाव कर रही थी और चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर पाता था। उसके टेबल पर दुनिया भर का काम था, पर उसका पूरा फोकस बार बार दिशा की तरफ जा रहा था, उसके बोले हुए एक एक शब्द।
माहिर को सबसे ज़्यादा दिशा की वह बातें चुभा। जब उसका प्यार उसे छोड़कर जाएगा तब उसे इस दर्द का एहसास होगा। वह बातें सोच सोच कर दिमाग में छल्ली कर दिया। आज माहिर रात में ऑफिस से घर लेट आया था। इतनी देर रात को अपने कमरे में बैठ ड्रिंक कर रहा था। यूँ कहा जाए तो अपना गम भूल रहा था या अपनी तकलीफ़ें से छुप रहा था। माहिर इस वक्त अपना कोट उतार कर साइड में फेंका था और शर्ट के स्लीव्स ऊपर करके हाथों में ग्लास ले शराब पी रहा था। वह एकटक अपनी नज़र फ्लोर को देख रहा था। उसकी आंखों में दिशा का चेहरा दिखाई दे रहा और उसकी जेहन में सिर्फ दिशा घूम रही थी। उसे वह पल याद आया जब वह अपने कपड़े उसके सामने उतार और इंटीमेट होने के लिए फोर्स करने लगी और माहिर उसे मना करता रहा, फिर भी वह नहीं मानी। पर उसे पता था कि वह ड्रग्स के कंडीशन में है और माहिर भी उसके साथ इंटीमेट हो गया। और आज भी जब वह उसे किस कर रही थी तो माहिर थोड़ी देर बाद उसका साथ देने लगा, जिससे माहिर को भी बहुत गिल्ट फील हो रहा। उसने ऐसा क्यों किया? अगर वह ऐसा नहीं करता तो आज दिशा की बदतमीजी उसे सहन नहीं करना पड़ता। उसकी लाइफ नहीं ख़राब करना चाहता था, क्योंकि उन दोनों के एज में भी 10 साल का डिफरेंस था। वह बहुत छोटी थी। माहिर को यही लगता था कि वह अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी करियर बनाए, ना कि प्यार मोहब्बत में पड़े। धीरे धीरे न जाने माहिर कितने गिलास शराब पी गया। अब उसे धीरे धीरे नशा चढ़ने लगा और वह सोफे से उठा, लड़खड़ाते हुए बेड तक चल कर गया और यूं ही बिना कपड़ों चेंज किए वह पेट के बल बेड पर गिर गया और बड़बड़ाते बड़बड़ाते सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, इटली, रोम सिटी, अथर्व का कमरा। शगुन पेट के बल लेटी हुई थी और जब उसकी आंखें खुली तो अपनी धुंधली आंखों से अथर्व को ढूंढ रही थी, पर उसके पास में अथर्व नहीं था। और जब वह पूरी तरह आंखें खोली तो सच में बिस्तर पर वह अकेली सोई थी। वह जल्दी से उठकर बैठ गई और चारों तरफ नज़र घुमाई तो अथर्व सोफे पर बैठा था और वह उसे ही देख रहा था। आज अथर्व जल्दी उठा था और रेडी भी हो गया और शगुन को उठता देख अथर्व उसे गुड मॉर्निंग विश किया। बदले में शगुन भी मुस्कुरा दी और उठकर अथर्व के पास आई। अथर्व अपनी उंगलियों से उसके बालों में फेरते हुए बोला, अब कैसा फील कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है? शगुन ने हाँ भर दी। उसका मासूम चेहरा इतना प्यारा दिख रहा था कि अथर्व उसे देख मुस्कुरा दिया और बोला, जाओ जल्दी जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर हम दोनों नीचे जाकर ब्रेकफास्ट करेंगे। उसकी बातें सुनकर शगुन अपने पलकें झपका दी और जल्दी से उठकर वॉशरूम में चली गई। 15 मिनट में वह फ्रेश होकर बाहर आई और क्लोसेट में चली गई। आज वह ब्लू कलर की जीन्स विद डार्क पिंक कलर फैंसी टॉप पहनी। उस पर यह कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त दिख रहा था और जब वह अथर्व के सामने आई तो अथर्व सच में उसे देखता ही रह गया। वह थी इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि उस पर कोई भी कलर जच जाता था और इतने गोरे होने के बावजूद उस पर डार्क कलर तो और भी सूट होता था। शगुन को अपने सामने देख अथर्व सोफे से उठा और उसके होठों पर हल्का किस करते हुए बोला, पता नहीं क्यों मुझे तुमसे जलन होता है कि कोई तुम्हें देख ना ले तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। पर यह बात तो सही है कि शगुन को अपनी खूबसूरती का बिल्कुल भी पता नहीं और वह अथर्व के मुंह से यह सुन शर्मा गई। उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था अगर कोई उसकी तारीफ़ करे तो कमेंट में उसे क्या बोलना चाहिए। और अथर्व जब भी उसकी तारीफ़ करता था तो वह हमेशा शर्मा के अपनी नज़रें नीचे झुका लेती थी और आज भी उसने वही किया। उसको यूं शर्माता देख अथर्व अपना होंठ उसके होंठ पर रख दिया और यूं ही 5 मिनट तक वह किस करता रहा। उसके ऐसे अचानक से किस करने से शगुन बिल्कुल समझ में नहीं आया। वह तो उसके बाहों में एक बेजान सी गुड़िया की तरह खड़ी रही। शगुन अब अथर्व के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करती। अथर्व जैसा भी करता था वह बर्दाश्त करती थी। इनफैक्ट अब तो वह अपने हक के लिए लड़ना छोड़ ही दी।
उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसने अथर्व को एक्सेप्ट कर लिया हो और अपनी इस लाइफ को भी उसने एक्सेप्ट कर लिया। अथर्व ने जल्दी से उसके होठों को छोड़ा और बोला, मुझे पता है तुम्हें भूख लगा होगा और मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। इतना बोल अथर्व मुस्कुरा दिया। वहीं उसकी बातें सुन शगुन शर्माते हुए अपनी नज़रें नीचे कर ली और अथर्व उसका हाथ पकड़ कमरे से बाहर निकला और नीचे आया। डाइनिंग टेबल पर वे दोनों बैठ ब्रेकफास्ट करने लगे। आधे घंटे के बाद जब उनका ब्रेकफास्ट फिनिश हुआ तो अथर्व एंटोनियो को अपने पास बुलाया और शगुन के तरफ देखते हुए बोला, शगुन, आज से एंटोनियो तुम्हारा बॉडीगार्ड है। तुम्हें इटली में जहाँ जाना है तुम जा सकती हो। तुम्हें बाहर शॉपिंग करना, खाना पीना जो भी है तुम आज से कर सकती हो, पर एंटोनियो और सर्वेंट लूसिया तुम्हारे साथ रहेंगे। शगुन को यकीन नहीं हो रहा कि अथर्व उसे आज़ादी दे रहा है। वह क्या रिएक्ट करे उसे खुद नहीं पता। वह तो शॉक्ड होकर एंटोनियो को तो कभी अथर्व को देख रही थी। एंटोनियो शगुन के सामने आकर उसे ग्रीट किया और बोला, गुड मॉर्निंग। आज़ादी पाकर शगुन मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट अथर्व अच्छे से देख पा रहा था। उसे भी अच्छा लगा कि शगुन अब उसे एक्सेप्ट कर ली है और उसे अब बाहर आने जाने देना चाहिए ताकि वह स्ट्रांग बने। इधर शगुन अपने मन में सोचने लगी, चलो उसे अभी इंडिया जाने का मौका नहीं मिल रहा, पर आज नहीं तो कल कभी ना कभी वह यहाँ से इंडिया जाने का तो उसे मौका मिलेगा। इसकी शुरुआत तो अच्छी हुआ है। वह यही सब सोच मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसके पास में बैठा अथर्व अपने मन में कहने लगा, तुम्हें आज़ादी देना तो मैंने शुरू किया है। अगर तुमने कोई गलती की तो मुझसे बुरा भी कोई नहीं होगा। अथर्व चेयर से उठा और उसके फोरहेड पर किस करके ऑफिस जाने के लिए निकल गया। वहीं शगुन उसके जाते ही अपने दोनों हाथ ऊपर करके नाचने लगी, क्योंकि उसके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी जो था। पास में सर्वेंट लूसिया भी खड़ी थी। जब उसने यह सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा कि उसकी मैडम को अब बाहर आने जाने को मिलेगा। सर्वेंट लूसिया भी उसके पास आकर बोली, उसे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी प्लेस पता है और जब उसका घूमने का मन करे तो वह उसके साथ वहाँ पर लेकर जाएगी। शगुन मुस्कुराते हुए सर्वेंट लूसिया को थैंक्स बोली और वह दौड़ते हुए जल्दी से अपने कमरे में आ गई, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा खुश थी। दूसरी तरफ इंडिया, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। राशि अपने हाथ में पर्स और लैपटॉप और ऑफिस के कुछ फाइल्स लेकर वीर के घर पहुंची। आज उसके साथ मोहित नहीं था, बल्कि मोहित ने उसे अकेले ही भेज दिया, क्योंकि ऑफिस में उसे मीटिंग अटेंड कर रहा था। इस वक्त वीर को मेल नर्स ने बाथ दिया था। अब वीर काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुका था। हाँ, जो उसके पैर में और हाथ में फ्रैक्चर थे वह अभी भी बैंडेज थे। उसके पैर तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। सिर्फ उसके राइट हैंड में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। अब डॉक्टर ने कहा था कि बहुत जल्द वह रिकवर कर लेंगे और मेल केयर टेकर एक्सरसाइज भी करवा रहा था, जिससे इन 1 महीनों में उसने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लिया था। वह अपने कमरे से हॉल तक चलकर भी आया जाया करता था। सिर्फ चोट लगने की वजह से उसके चेहरे पर जख्म के निशान बन चुके थे और जैसे राशि बंगले के अंदर दाखिल हुई, वीर इस वक्त बात लेने की वजह से उसके बाल माथे पर आ रहे थे, जिस वजह से वो बहुत हैंडसम दिख रहा था। उसने डार्क ब्लू कलर का शर्ट पहना था। इन 1 महीनों में उसकी बॉडी थोड़ी कमज़ोर हो गई थी, फिर भी वह इतना अट्रैक्ट और हैंडसम दिख रहा था कि उसके तरफ कोई भी आकर्षित हो सकता है। और राशि की नज़र जैसे वीर पर गया, वह तो देखते ही रह गई कि तभी उनके घर का सर्वेंट आगे आकर उन्हें, मैडम आप सोफ़े पर बैठ जाइए। सर्वेंट की आवाज़ सुनकर वीर भी उसी ओर देखा। राशि को अब थोड़ा शर्म आने लगा था, क्योंकि वह वहीं रुककर वीर को घूर के देख रही थी। अब उसे लगा कि शायद उसकी चोरी पकड़ी गई।
और वह वीर के सामने आकर सोफे पर बैठी। तभी वीर की मम्मी ने राशि और अपने बेटे के लिए ब्रेकफास्ट भेजवाई। राशि बीच बीच में अपनी चोर नज़रों से वीर को देखे जा रही थी। राशि ने टेबल पर अपना लैपटॉप रख ओपन की और फाइल्स ओपन करके वीर को दिखाने लगी। वीर ने उससे कहा कि पहले तुम ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद हम लोग काम करना शुरू करेंगे। राशि बोली, बस सर एक फ़ाइल आप देख लीजिए, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी। और जैसे वीर वह फ़ाइल उठाकर देखने की कोशिश किया कि उसके हाथ से वह फ़ाइल गिर गया और राशि तुरंत उठकर वह फ़ाइल उठाकर वीर को एक एक पेज टर्न करके दिखाने लगी। इनफैक्ट वह उसे समझा भी रही थी। तभी कमरे में वीर की मम्मी आई और उन्होंने यह नज़ारा देखा। वह मुस्कुराते हुए वापस चली गई क्योंकि वह रोज़ राशि के घर आने का ही इंतज़ार करती थी। जब राशि शाम को घर जाती थी तब उसकी मॉम जानबूझकर उसे थोड़ा थोड़ा टाइम बोलकर रुकाया करती थी और खुद अपने ड्राइवर से कहकर उसे घर छोड़ने के लिए कह देती। उन्हें अब राशि से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था। वहीं राशि और वीर बैठकर काफ़ी सारा पेंडिंग काम क्लियर किया। उन दोनों की भी बॉन्ड बहुत अच्छा बन चुका था। दोपहर का वक्त, अथर्व का रूम। शगुन इतनी खुश थी कि वह बता नहीं सकती। उसकी यह छोटी सी आज़ादी न जाने जंग जीतने वाले के बराबर था। और जब से अथर्व ऑफिस गया था तब से वह आज पूरा दिन मुस्कुरा रही थी। एक बार भी उसकी मुस्कुराहट उसके होठों से नहीं गया। और दोपहर में वह अपने बंगाली गाने गुनगुना रही थी। इधर अथर्व मीटिंग ख़त्म किया, अपने पेंडिंग काम भी उसने कर लिए। उसके बाद लैपटॉप ऑन करके अपने कमरे का व्यू देख रहा था। वहीं शगुन सोफे पर लेटकर गाने गुनगुना रही थी और वह बहुत खुश थी। अथर्व उसे यूं ही 5 मिनट देखता रहा कि वह क्या कर रही है। तभी शगुन सोफे से उठी और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर आईने में खुद को देख मुस्कुराने लगी। उसे इस तरह से मुस्कुराता देख अथर्व के होठों पर मुस्कुराहट आ गया। शगुन 5 से 6 मिनट यूं ही ड्रेसिंग टेबल के सामने खुद को देखती रही। उसके बाद वह बेड के पास आई। बेड के पास जो बड़े से वॉल पर अथर्व का फोटो लगा था उसे देख हंसते हुए बोली, आप बुरे हो, बहुत ज़्यादा बुरे, सबसे ज़्यादा बुरे, पर आप अच्छे वाले बुरे हो। शगुन ने जब उसे बुरा कहा तो अथर्व का चेहरा अजीब सा बना लिया और जब उसने लास्ट वाली लाइन बोली कि अच्छे वाले बुरे हो तो फिर से वह खुद को मुस्कुराने से रोक न सका और शगुन बेड पर चढ़ के उसके फ़ोटो को जाकर उसके थाई पर किस कर ली। यह देख तो अथर्व जोर से हंसने लगा। सच में यह लड़की का दिमाग 5 साल के बच्चे के बराबर का है। फिर उसके बाद वह बेड पर बैठ अपनी उंगली अपने दिमाग पर रख न जाने क्या सोचने लगी। वहीं अथर्व अपने दोनों हाथ टेबल पर रख गौर से लैपटॉप में देख रहा था कि आखिर यह लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। वहीं शगुन आगे बोली, आपने तो मुझे घूमने के लिए परमिशन दे दिया है, पर मैं कहाँ जाऊँ घूमने? पर घूमने कल जाऊँगी। आज मैं ना खरीदारी करने जाऊँगी, पर कैसे जाऊँ? क्या इन्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आया कि मैं इनकी बीवी हूँ? आए मुझे कितने दिन हो गए, कम से कम पैसे तो दे दूँ। चलो 5-10 हज़ार नहीं दे सकते, 1000 रुपये तो दे सकते थे ना। पर नहीं, कंजूस कहीं के। शगुन के साथ कोई नहीं था, वह अकेले ही खुद से बातें कर रही थी। अथर्व अपने मन में कहा, कोई खुद से इस तरह से कैसे बातें कर सकता है? माना दिमाग वर्क करता है, पर यह तो कुछ ज़्यादा ही इसका कर रहा है, जो कि जुबान तक आ रही है इसकी बातें। शगुन आगे बोली, वैसे तो आपको देख लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है, फिर तो मैं बहुत कुछ खरीदारी करूँगी। 10,000 तक का तो कपड़े लूँगी, और क्या लूँ? इतना बोल शगुन और भी सोचने लगी। तभी उसे याद आया कि सोना लेना चाहिए और वह फिर खुद से बोली, हाँ सोना भी लूँगी, और क्या लूँ जिससे आपका और भी पैसा खर्च हो जाए। फिर आपको पता चलेगा शादी करना कितना प्रॉब्लम होता है, कितनी सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। उसकी बातें सुन तो अथर्व अपनी आंखें छोटी कर लिया और खुद से कहा, क्या सच में इतनी सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है? वहीं शगुन अभी भी बड़बड़ा रही थी, पर
पर पता नहीं उनके पास इतना पैसा रहेगा या नहीं। आज तो सोना कितना महंगा चल रहा है। जब तो मैं अपने घर पर थी तभी तो 50,000 था और उनके पास पता नहीं इतना पैसा होगा भी या नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता ये कौन सा काम करते हैं या इनका भी हमारे जैसा कोई दुकान है। पर जिस तरह से सज धज के जाते हैं तो यही लगता है कहीं ऑफिस में काम करते हैं। पर मुझे क्या, पर एक बार कह कर देखूंगी। मुझे सोना चाहिए। देखो ले पाते हैं या नहीं। वैसे तो मुझे नहीं लगता ये ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने मुझे एक भी सोने की अंगूठी तक नहीं दिया। तो ये कहाँ इतना ज़्यादा सोना ले सकते, जैसे कि मेरी मम्मी के पास कान में है, नाक में है, गले में है। ये शायद इतना नहीं ले पाएंगे। उसकी बातें सुन सच में अथर्व सुन्न हो गया। क्या सच में अपनी वाइफ के लिए एक गोल्ड नहीं ले सकता? हद है यार। शगुन का बोलना जारी था। जब से मैं यहाँ आई हूँ उन्होंने मुझसे शादी किया है। चमकीली कांच वाली उन्होंने 500 तक का सेट ला कर दे दिया, जो सिर्फ चमक मारता है। हमारे गांव में तो वह 50 में भी मिल जाते हैं ब्रासलेट, चैन। शगुन के मुंह से कांच पत्थर सुन तो अथर्व समझ गया कि वह रियल डायमंड को भी पत्थर बोल रही है, और वह अपनी उंगली से अपने माथे पर रब करते हुए बोला, ओह शिट, ये लड़की तो सच में बेवकूफ़ है। इसने रियल डायमंड को कांच और पत्थर बोल रही है। पागल लड़की। शगुन काफ़ी देर तक बेड पर बैठे यूं ही बड़बड़ाती रही। कभी कभार तो वह अथर्व के फोटो को उंगली दिखाकर भी बातें कर रही थी। वह काम पर तो चला गया और उसे घर से बाहर भी जाने दिया, पर पैसे नहीं देकर गया। शगुन बेड से उठी और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर ड्रावर चेक करने लगी, कहीं पैसे वैसे हैं या नहीं। अथर्व को भी अब पछतावा हो रहा था कि सच ही तो कह रही है उसकी वाइफ। उसने अपना कार्ड उसे देकर आना चाहिए था। शगुन को अथर्व से बात करना था, पर उसके पास फ़ोन नहीं था, इसलिए वह नीचे लिविंग एरिया में आई। वह जैसे नीचे जाती थी अथर्व कैमरा वहाँ का देखता रहता था। शगुन नीचे आई और सर्वेंट लुसिया को बोली, आपके सर को कॉल लगा कर दो, मुझे अभी उनसे बात करना है। सर्वेंट लुसिया की हिम्मत नहीं कि वह उसके सवाल का जवाब करे। उसने तुरंत कॉल लगाकर शगुन को दे दी। एक ही रिंग गया कि अथर्व ने कॉल रिसीव कर लिया और शगुन इधर से नखरे दिखाते हुए बोली, आपने मुझे बाहर जाने के लिए तो कह दिया, पर मेरे पास तो 1 रुपये भी नहीं है, मैं कैसे जाऊं? आज अथर्व को सच में शर्मिंदगी महसूस हुआ कि उसने अपनी वाइफ को 1 रुपये तक नहीं दिया और वह कॉल करके उसे कंप्लेन कर रही है। उसका इस तरह से हक जताना अथर्व को बहुत अच्छा लगता था। वह यही तो चाहता था कि वह उस पर अपना पूरा हक जताए। उधर से अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं जब घर आऊँगा तो तुम्हारा पर्सनल कार्ड लेकर आऊँगा। शगुन मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, कार्ड लेकर क्या करूँगी? वह तो कभी कभार चलता भी नहीं है, और कौन जाएगा बार बार एटीएम में पैसे निकालने। मुझे यह सब नहीं चाहिए, मुझे कैश चाहिए। तो आने के टाइम पर आप कैश मेरे लिए लेकर आना, और हाँ, ज़्यादा लेकर आना, क्योंकि मुझे बहुत कुछ खरीदी करना है। अथर्व मुस्कुराया और बोला, ओहो, मैं भी तो जानूं तुम्हें क्या खरीदी करना है। इधर से शगुन बोली, मैंने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई हूँ, मुझे नहीं लगता आप मुझे वह सब लेकर दे पाएंगे, पर उसमें से कुछ कुछ तो मैं ले सकती हूँ जो आपके बजट में रहेगा। कॉल के दूसरी ओर से अथर्व बोला, तुम्हारे लिए तो मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, पर तुम्हारे सपने ना पूरा कर सकूँ तो मेरा कमाना व्यर्थ है। तो तुमने जो भी लिस्ट बनाया है, मैं चाहता हूँ तुम सारी खरीदारी करो, उसका बिल मैं पे करूँगा। शगुन जोर से हंसी और बोली, कहीं ऐसा ना हो मेरे खरीदारी से आप कंगाल हो गए तो। कॉल के दूसरी ओर से अथर्व मुस्कुराया और बोला, अपनी वाइफ के लिए मैं कंगाल भी होना चाहता हूँ। मैं भी तो देखूँ मेरी वाइफ मुझे किस तरह कंगाल करेगी। इधर से शगुन बोली, क्या सच में आप देखना चाहते हैं?
फिर देख लेना आज कितनी खरीदारी करूँगी और पेमेंट आप कर देना, मुझे नहीं पता। इतना बोल शगुन ने कॉल कट कर दी। उसे कॉल काटते ही अथर्व बहुत देर तक मुस्कुराता रहा। उसे अब शगुन की पचकानी बातों का आदत लग चुका था। अब तो वह उसकी बातें सुनने के लिए बहाने ढूंढता करता। वहीं शगुन कमरे में आई, पहले वॉशरूम में गई और फ्रेश होकर बाहर आई। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ उसने हल्का हल्का मेकअप किया। आईने में खुद को देखते हुए बोली, देख लेना आज कैसे आपको कंगाल करती हूँ। आज तो देखना सब सोने का ही खरीदी कर लूँगी। देखती हूँ कितना पैसे भरते हो, 2-3 लाख का तो सामान ले ही लूँगी। फिर बोलते बैठना कितना इतना क्यों लिया। इतना बोल वह नीचे लिविंग एरिया में आई और सर्वेंट लूसिया से बोली, मैं रेडी हूँ और मुझे गोल्ड के शॉप पर जाना है शॉपिंग करने। उधर से अथर्व ने एंटोनियो को कॉल किया। उसे सब कुछ समझा दिया कि शगुन बाहर जाना चाहती है और उसे गोल्ड शॉप में ही जाना है, तो एकदम संभाल के अच्छे तरीके से लेकर जाना। शगुन और सर्वेंट लूसिया दोनों विला से बाहर निकली। वहीं पार्किंग में एंटोनियो कार लेकर खड़ा था और शगुन को देख उसे पीछे का दरवाज़ा खोला। वे दोनों पीछे बैठ गई। एंटोनियो फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गया और ड्राइवर ने कार चलाना स्टार्ट कर दिया। करीब आधे घंटे के बाद वह रोम सिटी के बड़े से शोरूम के पास पहुंचे जिसका नाम लवाज्जा ज्वेलर्स है। शगुन ने जब कार से बाहर उतरी और उसका ध्यान शोरूम पर गया तो वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगी। वह इसलिए बड़ी करके देख रही थी, इतने बड़े शोरूम में वह लोग जाएंगे और पैसे तो चवन्नी भी नहीं है, कौन पैसा भरेगा। उसका तो मन हिचकिचा रहा था और वह एंटोनियो से बोली, हमें इतने बड़े शोरूम में क्यों जा रहे हैं, तो आप पेमेंट कैसे करवाएंगे। समझो मैं जो चीज़ ले लूँ कहीं ऐसा ना हो पैसे के लिए हमें यहीं बैठना पड़े। शगुन के दिमाग में जो आया उसने बक दी। वहीं एंटोनियो उसके बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है। वह मन में सोचने लगा, क्या सच में उसके बॉस इतने गरीब हैं कि वह गोल्ड की कोई चीज़ नहीं ले सकते और उनका बस चले तो ये पूरी ज्वेलरी का दुकान ही खरीद लेंगे। एंटोनियो ये सब अपने दिमाग में ही सोच रहा था, पर उसने शगुन के पीछे अपना दिमाग वेस्ट नहीं किया और बोला, मैडम हमें अंदर चलना चाहिए, आपको जो पसंद है आप ले लीजिए, पैसे का तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। शगुन ने भी कुछ नहीं बोली। उसके साथ शोरूम के अंदर जल्दी एंटोनियो शगुन अपने साथ टॉप फ्लोर पर ले गया। शॉप के अंदर जाते ही उसने अपने लिए न्यू ज्वेलरी सब कुछ देख पा रही थी। दुकान के मैनेजर सेल्समैन सामने आकर उसे अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, चाय कॉफ़ी। जब शगुन एक सेल्स गर्ल लेडीज़ के पास खड़ी होकर ब्रेसलेट देख रही थी कि उसे पीछे से आवाज़ आया, तुम्हें जो चाहिए तुम वह सब ले लेना। आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि अथर्व का था और शगुन जैसे पलटकर देखी अथर्व को तो वह उछल के उसके पास गई, पर अथर्व ने उसे अपने गले नहीं लगाया क्योंकि यह पब्लिक प्लेस था। भले उन्हें वीआईपी सर्विस मिल रहा था, पर अथर्व नहीं चाहता था कि उसके साथ शगुन और कोई दुश्मन नज़र रखे। अथर्व शगुन की हेल्प करने लगा कि उसे क्या क्या लेना चाहिए, गले का सेट, ईयररिंग्स, न जाने क्या क्या चीज़ सभी वह निकलवा रहा था और शगुन को सभी चीज़ लेने के लिए कहा जो कि एक मैरिड नवी नवेली दुल्हन पहनती है। शगुन धीरे से अथर्व के कान में बोली, क्या सच में मैं ये सब कुछ ले लूँ, क्या आपके पास इतने सारे पैसे हैं जो भर सकते हैं। अथर्व ने एक गोल्ड का रिंग उठाया और उसके उंगली में पहनाते हुए बोला, तुमने मुझे समझ क्या रखा है। मैंने कहा ना अपनी वाइफ के अगर मैं ज़रूरतों को पूरा ना कर सका तो मेरा कमाना व्यर्थ है। मुझे तो अपने ऑफिस में रिज़ाइन लेटर देना चाहिए। अथर्व की बातें सुन शगुन चुप हो गई। वहीं अथर्व ने और भी उसके लिए बहुत कुछ लिया। उसका बिल
8,25,000 का आया। यह देख तो शगुन का सिर चकरा गया। वहीं अथर्व ने अपना गोल्ड कार्ड निकाला और एक झटके में उसने पेमेंट कर दिया। शगुन कभी अथर्व को तो कभी मशीन के तरफ देख रही थी। क्या सच में 1 मिनट में उसने इतने सारे पैसे दे दिया? और सेल्स गर्ल ने सभी ज्वेलरी बॉक्स में पैक करके एक बड़े से बैग में डालकर शगुन के हाथ में दे दी। अथर्व उन लोगों के साथ अभी इस वक्त विला नहीं जा सकता क्योंकि उसे ऑफिस जाना था, इसलिए उसने एंटोनियो को कहा कि उसे अच्छे से विला लेकर जाए। अथर्व शोरूम के दूसरी साइड से चला गया। वहीं एंटोनियो अपने साथ शगुन और सर्वेंट लुसिया को मेन रोड से लेकर बाहर निकला और वे तीनों कार में आकर वापस बैठ गए। कार थोड़ी सी आगे ही गया होगा कि शगुन एंटोनियो से बोली, उसे खाना खाना है। यह सुन एंटोनियो ने अच्छे से रेस्टोरेंट देखकर कार रोकने के लिए बोला और वे तीनों कार में से बाहर उतरे और रेस्टोरेंट के अंदर चले गए और तीनों जाकर टेबल पर बैठे। एंटोनियो ने शगुन के तरफ देख कहा, मैडम आप मेनू देख लीजिए, आपको क्या खाना है, उसके हिसाब से मैं ऑर्डर दे देता हूँ। इस रेस्टोरेंट में ज़्यादातर नॉनवेज मिलता था और शगुन को यह सब नहीं भाता, इसलिए शगुन ने खुद के लिए सिर्फ मैगी ली और वहीं सर्वेंट लुसिया अपने लिए नूडल्स, सूप वगैरह लिया। कुछ देर बाद उनका ऑर्डर भी आ गया और वे लोग खाना स्टार्ट किए। तभी एंटोनियो के मोबाइल पर कॉल आया और वह टेबल से उठा और साइड में जाकर फ़ोन पर बातें करने लगा। वह करीब वैसे ही खड़ा 5 मिनट तक बातें करता रहा। वहीं दूर खड़ा कोई एंटोनियो के ऊपर नज़र रखा था और उसने तुरंत किसी को कॉल लगाकर बातें करते हुए बोला, मैं अभी निंजा रेस्टोरेंट में अथर्व के असिस्टेंट को देखा है। लगता है अथर्व इस रेस्टोरेंट में आया है, पर मैं कब से नज़र घुमाकर देख रहा हूँ, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वह इतना बड़ा एम्पायर का मालिक होकर इतने छोटे से रेस्टोरेंट में कैसे आ सकता है? कॉल के दूसरी ओर से आवाज़ आया, ऐसी आधी अधूरी खबर मत दिया करो, पूरी खबर चाहिए। एंटोनियो का जब बात खत्म हो गया तो वह जाकर वापस टेबल पर बैठ गया। वहीं दूर खड़ा आदमी थोड़ा सा आगे बढ़ा और उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया ताकि उसे कोई पहचाने ना, और उसकी नज़र बार बार एंटोनियो पर ही था। और जैसे उसकी नज़र सामने गया तो एक लड़की यानी शगुन पास में जो 40-45 की उम्र में थी, उस आदमी को समझ आया। उसे लगा कि शायद एंटोनियो की फैमिली होगी। यह लड़की उसकी गर्लफ्रेंड और वह आंटी टाइप की दिख रही, उसकी माँ। उसने कॉल लगाया और बता दिया, मुझे लगता है एंटोनियो की फैमिली है। दूसरी ओर से बिना कुछ बोले कॉल कट हो गया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।